Hi, my name is Roshan Dev. I welcome you to my channel Mind Your Money. मैं यूज करता हूँ डायरेक्ट स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड ETF as my investment vehicle to participate and trade invest in the stock market. उसी में से एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसके बारे में आज आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि ETF क्या है, ETF कितने तरह के होते हैं, क्यों ETF नए लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम करता है, ETF किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और ETF को म्यूचुअल फंड से कंपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जब कोई ETF के थ्रू इन्वेस्ट करता है और ट्रेड करता है तो उस समय साइकोलॉजी कैसे काम करती है और इसके वजह से क्यों ETF का ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉफिटेबल साबित होता है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ETF में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है। जनरली और ट्रेडिशनली आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि ETF रेप्लिका रहा है अलग अलग इंडाइसेस का, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, PSU इंडेक्स, FMCG इंडेक्स, फार्मा, IT, ये जितने आप अलग अलग तरह के इंडेक्स सुनते हैं उन सब का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसको आप किसी भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेड कर सकते हैं लाइक एनी अदर स्टॉक्स। बट अब वो ETF का जो वर्ल्ड है वो काफी एक्सपेंड हो चुका है विथ लॉट ऑफ इनोवेशन इन कैपिटल मार्केट। डिफरेंट काइंड ऑफ ETF आज कम, जैसे कि गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, नैस्डैक जो कि एक इंडेक्स है उसका ETF भी अब इंडिया में ट्रेड होता है। आप फैंग कंपनी जो आप सुनते हैं US की, उसका ETF बना हुआ, वो कोई इंडेक्स नहीं है लेकिन फंड हाउस ने उस तरह के 10 स्टॉक को सेलेक्ट किया है, उसका फंड बनाया है और उसी का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी लॉन्च किया है। जो ट्रेडिशनली केवल इंडेक्स को रेप्लिकेट करता था ETF, वो अब काफी एक्सपेंड हो चुका है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं और उसके वजह से अलग अलग तरह का ETF भी आ रहा है जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट नीड को पूरा करता है। केवल बैंक निफ्टी या IT इसका ही इंडेक्स नहीं है, ETF नहीं है। ETF का संसार बहुत ही बड़ा हो चुका है और उसको अलग अलग साइज और स्केल के इन्वेस्टर अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। हम यही डिस्कस करेंगे कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इंडाइसेस क्या है। अगर आप निफ्टी 50 सेंसेक्स को सुनते हैं हर रोज, तो निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैप के हिसाब से वो 50 कंपनी है। सेंसेक्स में टॉप की 30 कंपनीज है। जो सेक्टोरल इंडेक्स हैं जैसे कि फार्मा, IT, उसमें चुनिंदा फार्मा और IT की कंपनीज है। दूसरी बात मैंने कही कि ये रेप्लिका है इंडाइसेस का। रेप्लिका इन द सेंस कि जिस वेटेज के साथ, जिस परसेंटेज एलोकेशन के साथ, लेट्स से निफ्टी में अलग अलग स्टॉक्स हैं, अगर आप निफ्टी के ETF को ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसी परसेंटेज में, उसी वेटेज के साथ स्टॉक्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये मानिए कि निफ्टी अभी 24,000 के लेवल पे है और निफ्टी का लॉट साइज 75 है। तो इसमें अगर किसी को निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो उसे लगभग 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे मिनिमम, तब जाके वो निफ्टी में ट्रेड कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। तो कोई छोटा इन्वेस्टर जिसके पास उतना कैपिटल नहीं है वो कैसे इन्वेस्ट करे? तो उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन है ETF, निफ्टी के ETF जो कि अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज, फंड हाउस प्रोवाइड करते हैं। उसमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। होता ये है कि जैसे निफ्टी का अगर आज का लेवल लेट से 24,000 का है तो कोई फंड हाउस उसको 100 से डिवाइड करके लेट से 240 के लेवल पे आपको एक यूनिट ETF का अवेलेबल कराता है।
किसी का कैलकुलेशन का मेथड अलग होगा, और लेट से वो 1000 से अगर डिवाइड करता है तो उसके एक यूनिट ऑफ ईटीएफ का जो वैल्यू होगा वो 24 होगा, रुपए के बराबर होगा। लेकिन आप 24 रुपए लगा के इन्वेस्ट करें, 240 रुपए लगा के इन्वेस्ट करें, या पूरा का पूरा निफ्टी का इंडेक्स खरीद के इन्वेस्ट करें, जिस रेशियो में इंडेक्स में अलग अलग स्टॉक्स हैं, आपको ईटीएफ में भी उसी रेशियो में स्टॉक का एलोकेशन मिलता है, और आप कम पैसे लगा के भी ईटीएफ के थ्रू निफ्टी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए। इसके साथ हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि ईटीएफ क्यों काम करता है, खासकर नए पार्टिसिपेंट्स के लिए, नए मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए, चाहे वो इन्वेस्टिंग के लिए ईटीएफ को चूज करें या फिर ट्रेडिंग के लिए ईटीएफ को चूज करें। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर है, आप अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ईटीएफ आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है स्टार्ट करने के लिए। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जब आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं, ट्रेड करने का डिसीजन लेते हैं, तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस नहीं करनी है। आपका फोकस केवल और केवल ईटीएफ के प्राइस मूवमेंट पे होता है, ईटीएफ के टेक्निकल चार्ट स्टडी पे होता है। लेट्स से निफ्टी ईटीएफ में 50 स्टॉक्स है, आपको उन 50 स्टॉक्स के फंडामेंटल या टेक्निकल्स को नहीं समझना है। आपने जिस किसी भी ईटीएफ को ट्रेड करने के लिए चूज किया, लेट्स से निफ्टी 20 जो कि काफी पॉपुलर है, आपको उसके प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करना है, या फिर निफ्टी एज इंडेक्स उसके प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करना है और उसमें हो रहे चेंजेस को समझना है। 10, 20, 50 स्टॉक्स के फंडामेंटल और टेक्निकल के स्टडी करने के बजाय आपको केवल एक इंस्ट्रूमेंट का टेक्निकल और प्राइस मूवमेंट का स्टडी करना है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये आता है। दूसरी चीज, चूंकि ईटीएफ रेप्लिका होता है इंडाइसेस का, और इंडाइसेस के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, तो ये एक डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है अपने आप। तो इसमें किसी एक स्टॉक या एक ग्रुप कंपनी के स्टॉक्स में जो प्राइस मूवमेंट होता है उसका इम्पैक्ट काफी कम होता है। एग्जाम्पल के लिए पिछले 1-2 साल में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में काफी निगेटिव न्यूज आया, और उसके वजह से उनके प्राइस काफी नीचे गिरे शार्पली। अगर कोई अडानी के 1-2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसके जो प्राइस मूवमेंट नेगेटिव खासकर जब आएंगे तो उसको हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर आपका एलोकेशन काफी ज्यादा है तो। और वहीं जब ईटीएफ के थ्रू जाता है, तो ईटीएफ में किसी इंडेक्स में अडानी के स्टॉक्स का जो वेटेज होगा वो 2% होगा, 3% होगा, तो उसमें कितना भी सिग्निफिकेंट फॉल आ जाए, ईटीएफ के प्राइस में जो उसका इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट होता है वो काफी कम होता है। तो ये एक दूसरा बेनिफिट है। और तीसरा बेनिफिट जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड। एक इनहेरेंट बेनिफिट है ईटीएफ में कि ईटीएफ में जितनी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि उसमें से ज़्यादातर कंपनी या सारी कंपनियों के स्टॉक्स में निगेटिव सरप्राइजेज आएंगे, यानी उनका प्राइस एक साथ निगेटिव प्राइस मूवमेंट होगा, प्राइस नीचे की तरफ आएगा। ये एक इनहेरेंट बेनिफिट है जो कि नए इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देता है कि आप 1, 2, 5 स्टॉक्स में सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करने के बजाय अगर आप ईटीएफ का रास्ता चुनते हैं, तो आपके लिए ये जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है, जो रिस्क है आपके पैसे के खोने का, कम होने का, वो काफी कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ईटीएफ के प्राइस नीचे नहीं जाते, ईटीएफ के प्राइस भी नीचे जाते हैं, लेकिन इसमें ये कॉन्फिडेंस रहता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ईटीएफ का प्राइस अगर नीचे जाता है तो वो बाउंस बैक करेगा। खासकर मैं बड़े इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स की बात करूँ, तो आएगा, उसमें ये कॉन्फिडेंस डेफिनेटली रहता। और इस कॉन्फिडेंस की वजह से एक और चीज होती है कि अगर प्राइस नीचे की तरफ आ भी गया
तो जो इन्वेस्टर है वो उसमें टाइम देने के लिए रेडी रहता है कि प्राइस बाउंस बैक करेगा, प्राइस अप्रिशिएट करेगा, और तब मैं बेस्ड ऑन माय ओन एनालिसिस मैं इससे एग्जिट करूंगा। सो प्रॉफिट में एग्जिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर को वह विश्वास रहता है कि ये प्राइस ऊपर आएगा और फिर मैं जिस सोच के साथ मैंने इन्वेस्ट किया है उस तरह का जब रिजल्ट आएगा तो मैं अपने टाइम के हिसाब से एग्जिट कर लूंगा। एक और बात मैं शेयर करता हूँ कि ईटीएफ में कॉन्फिडेंस कैसे काम करता है, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, मार्केट में करेक्शन आया, ये कुछ सितंबर अक्टूबर लेट 2021 की बात मैं कर रहा हूँ, और मार्केट काफ़ी टाइम के लिए साइडवेज गया, यानी कि मार्केट में ना तो कुछ निगेटिव ना तो पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा था। उस समय मेरी जितनी नॉलेज थी, अंडरस्टैंडिंग थी, मेरे लिए स्टॉक आइडेंटिफाई करना चैलेंजिंग हो रहा था और मुझे अपने पैसे को डिप्लॉय करना था। तो मैंने निफ्टी 20 का ईटीएफ चूज किया और उसमें पैसे मैंने लगाए बेस्ड ऑन माय ओन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द चार्ट। जब मुझे लगा कि प्राइस रिवर्सल स्टार्ट हुआ, रिवर्सल अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने उसमें धीरे धीरे पैसे लगाने शुरू किए और पैसे लगाए। लगभग 18-19 महीने वेट करने के बाद मैं 32 से 33% रिटर्न लेके मैंने उस ईटीएफ को बेच दिया। अब हाइंडसाइड पे आप सोच सकते हैं, मैं सोच सकता हूँ कि क्या वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट था। अभी हम कह सकते हैं नहीं, मैं खुद भी कह सकता हूँ नहीं, लेकिन उस समय जो सिचुएशन थी, उस समय जो ऑप्शंस अवेलेबल थे, उसके हिसाब से परसेंटेज वाइज शायद मुझे 30-32% का ही गेन मिला हो, जो परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको एब्सोल्यूट टर्म में देखूं तो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि ये निफ्टी का ईटीएफ में बाई कर रहा हूँ और इसका प्राइस अगर करेक्ट भी होता है तो मैं लॉस लेके एग्जिट नहीं करूंगा, रादर मैं वेट करूंगा और जब प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू होगा तब जाके मैं इससे एग्जिट करूंगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस का पार्ट मैं कह रहा था, इस कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टर मोटा पैसा डिप्लॉय कर पाता है। अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप उसमें लिमिटेड अमाउंट रखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और उसका हो सकता है परसेंटेज वाइज रिटर्न तो काफ़ी ज़्यादा दिखे, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में वो जो रिटर्न होगा वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो पॉइंट ये है कि वैसे ऑप्शन में, वैसे अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे कि आपको कॉन्फिडेंस है, जहाँ पे कि आप अपने इन्वेस्टेबल कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन कर सकते हैं, ताकि आपको जो रिटर्न मिले एब्सोल्यूट टर्म में वो काफ़ी ज़्यादा मिले, सिग्निफिकेंट रिटर्न मिले। तो ये है कॉन्फिडेंस का गेम जो कि ईटीएफ में मुझे मिलता है और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को मिलता है, जिसके वजह से ईटीएफ को चूज किया जाता है एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ ईटीएफ इज डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड एंड किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ईटीएफ। सो जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक लॉकिंग पीरियड होता है। अगर वो लॉकिंग पीरियड जनरली 1 साल का होता है, मतलब ये कि अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं, चाहे आप प्रॉफिट में निकालें या लॉस में निकालें, आपको 1% अपने इन्वेस्टेड अमाउंट का उस डेट के एनएवी के हिसाब से कैलकुलेट होगा। लेकिन मोटा मोटा आप ये समझे कि 1% जो भी आपका कैपिटल है उसका आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को देना पड़ेगा। वो उनके क्लॉज है कि 1 साल से पहले एग्जिट करने पे। ईटीएफ में ये लिमिटेशन नहीं है, इसी की वजह से ईटीएफ में ट्रेड करना आसान हो जाता है। लेट्स से आपने एंट्री ली, आपने 10% का प्रॉफिट बनाया और आपको लगता है कि मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए, मुझे दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा, तो वो काम आप ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ईटीएफ ट्रेडिंग का भी एक इंस्ट्रूमेंट है और इन्वेस्टिंग का भी इंस्ट्रूमेंट है। सो आप ईटीएफ के थ्रू ऐसे ट्रेड कर सकते हैं इन एंड आउट करके, और उसमें वो म्यूचुअल फंड के 1% एग्जिट लोड का जो चक्कर है वो भी नहीं रहता। दूसरी बात कि ईटीएफ का जो फंड मैनेजमेंट कॉस्ट होता है
वो काफ़ी कम होता है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। साथ में ETF में आप टाइमिंग कर सकते हैं, मार्केट की वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप लोअर प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं। अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म अलग अलग तरीके से ऑर्डर लगा के छोड़ने का ऑप्शन देता है, और उसमें आप टाइमिंग इन प्राइस इंटर करके छोड़ सकते हैं। और जब मार्केट की वोलेटिलिटी में आपके प्राइस पर वो ETF ट्रेड होगा तो आपकी बाइंग अपने आप हो जाएगी, एंड फिर आप उसको वेट कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन म्यूचुअल फंड में आज के डेट में भी नहीं है। नेक्स्ट थिंग कि ETF केवल आपको इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं देता। ETF के थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF के थ्रू आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड ETF के थ्रू लिक्विड फंड जो कि सेविंग अकाउंट के बराबर और उससे ज़्यादा का रिटर्न देता है, उस तरह के ऑप्शन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्विकली उन बातों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि ETF इन्वेस्टिंग में अगर ध्यान में रखा जाए तो रिटर्न काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। सबसे पहला चीज़, ETF का ट्रेडिंग प्राइस एंड ETF का जो NAV वैल्यू है उसके गैप को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो अगर ETF लेट से 160 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है और उसका NAV 150 रुपीज़ है, तो ये जो 10 रुपये का गैप है ये काफ़ी ज़्यादा है। उस तरह की सिचुएशन में ETF में इन्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इनफैक्ट ट्रेडिंग के भी डिसीजन को सोचना चाहिए जब ये गैप नैरो हो के कुछ पैसे का डिफरेंस रह जाए, उस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसा होता है, खासकर जब मार्केट में गिरावट होती है तो ये गैप काफ़ी नैरो हो जाता है, फिर ETF को हायर प्राइस पे बाई करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता। वो एक सही टाइम होता है ETF में पैसा डालने का। दूसरी चीज, आपको स्टॉक की तरह ETF में भी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे एंट्री एंड एग्जिट का टाइमिंग करने का सीखना होगा। अगर आप ये कर पाते हैं तो एक ETF में आप साल में 2-3 बार एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा मौका मिलता है, तो वो एक चीज सीखनी पड़ेगी। तीसरी बात कि आप वैसे ETF को चूज करें जिसमें लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी इन द सेंस कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा काम होता है, ताकि जब आप बाई करने जाए और जब आप सेल करने जाए तो आपको वेट नहीं करना पड़े, आप इजिली बाई कर पाए और इजिली एग्जिट कर पाए, सेल कर पाए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि ETF कभी भी आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न नहीं देगा, यानी कि साल 2 साल की पीरियड में वो दुगने तिगने 4 गुने नहीं हो सकते ETF। तो आपको अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से रखने चाहिए, और अगर ऐसा रिटर्न मिलता है ETF में तो वो टाइम होता है जब आपको एग्जिट के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, ना कि और पैसा इन्वेस्ट करने को लेकर। मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ लोग ETF एंड म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं। ETF एक अलग इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में, इन एडिशन टू द म्यूचुअल फंड। वो एक दूसरे से compete नहीं करते हैं, तो हमको भी एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, उसको एज एन एडिशनल इंस्ट्रूमेंट ही देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि ETF बेहतर है या म्यूचुअल फंड बेहतर है। आपको जो चीज़ समझ में आती है, आपके लिए अगर म्यूचुअल फंड बेहतर काम करता आ रहा है, आप उससे बेहतर पैसा बनाते आ रहे हैं, तो आपको उसी रास्ते पे चलना चाहिए। ETF को स्लोली एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके माइंडसेट के हिसाब से ETF से आप पैसा बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। किसी और के पैसे बनाने ना बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके लिए ETF बेहतर काम करता है तो आप ETF में काम करें, आपके लिए म्यूचुअल फंड बेहतर काम करता है तो आप म्यूचुअल फंड में काम करें, और आपके लिए अगर डायरेक्ट स्टॉक बेहतर काम करता है तो आप डायरेक्ट स्टॉक में काम करें। आपके लिए क्या काम कर रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन मैं या कोई और आपको ये सजेस्ट करे कि आपको ETF के बजाय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड के बजाय ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपने आप को देखें, आप किससे ज़्यादा पैसा बना पा रहे हैं, और आपको उसी इंस्ट्रूमेंट में काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।